Assalamualaikum, good morning and welcome to Family Videos. I hope all of you are in best of your health. So first of all, I would like to say thank you so much for an immense response for a suggestion that I asked for कि हम लोग लाइव सेशन करें और आप लोगों ने बहुत अच्छा सजेशन दिया। 90% लोगों ने वोट किया कि लाइव सजेशन होने चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हम लोग लाइव सेशंस करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे आप लोगों के क्वेश्चन है, ताकि पाकिस्तान के अंदर और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर किस तरह फार्मेसी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर बात की जाए और अपना कंट्रीब्यूशन दिया जाए। तो मेरी हमेशा से कोशिश ये होती है गिव बैक टू द कम्युनिटी वेयर आई एम फ्रॉम। तो मैं तो पाकिस्तान से हूँ, तो मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर जितना मैं कर सकूँ फार्मेसी प्रोफेशन के लिए अपनी इस्तेदाद के मुताबिक वो ज़रूर करूँ। तो आगे बात करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि हमारे एक दोस्त है, वो कनाडा में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, उनका नाम है इम्तियाज़। तो वो हमसे बात करेंगे कनाडा में रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं फार्मासिस्ट की। तो ओवर द वीकेंड वो हमारे पास मैनचेस्टर आ रहे हैं, ब्रैडफर्ड से। उनके ब्रदर रहते हैं इफ्तिखार साहब, उन्होंने पहले सेशन किया था आप लोगों के साथ, तो वो दोनों आएंगे सैटरडे को। तो इंशाल्लाह उनके साथ फिर हम लोग सेशन करेंगे हाउ टू गेट रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट इन कनाडा। अच्छा, और आज के सेशन में जो कि एक्चुअली मैंने कल रिकॉर्ड कराया था वार्ड में, हम बात करेंगे कि वार्ड बेस्ड क्लिनिकल सर्विसेज जो है जो फार्मासिस्ट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो एक ओवरव्यू है 5 से 10 मिनट का। जाहिर है इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स हैं क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें 5 से 10 मिनट तो कवर नहीं हो सकती, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको आइडिया चाहिए कि वार्ड बेस्ड सर्विसेज के अंदर क्या क्या चीज़ें करते हैं और किस तरह से होती हैं, तो उसके ऊपर बात हो रही है। तो स्टे ट्यून्ड और वीडियो देखें और बताएं कैसी लगी और फिर कमेंट करने के बाद में, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद के वक्त मैं आपका अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल के अंदर वार्ड बेस्ड क्लिनिकल सर्विस के हवाले से। तो यूके में हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी सर्विसेज बहुत सारी टाइप की प्रोवाइड करते हैं फार्मासिस्ट। अब वो ऑपरेशन सर्विस हो, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस हो, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस हो या क्लिनिकल वार्ड बेस्ड सर्विस हो। अब क्लिनिकल वार्ड बेस्ड सर्विसेज जो हैं उनमें फार्मासिस्ट जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट वो वार्ड में काम करते हैं। जैसे मैं वार्ड के ऑफिस में, हॉस्पिटल की वार्ड के फार्मेसी ऑफिस में मौजूद हूँ। तो ये ऑफिस है हमारा, आपको दिखाते हैं ऑफिस। देखिए ऑफिस है, पीछे मेरा कंप्यूटर है और ये बोर्ड है, इसके ऊपर हम जॉब्स लिखते हैं और हमारी टीम ऑफ फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन जो है उनको वो टिक लिस्ट करते हैं और फिर जब जॉब डन होती है तो उसको इरेज करते हैं कि ये जॉब डन हो गई। आउटस्टैंडिंग जो जॉब्स आती रहती हैं वो यहाँ पर रखा दिए कवर्ड हैं। यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, वार्ड स्टॉक से लेके पेपर वर्क हैं और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पर, गाइडलाइंस। और ये ट्रे है, ये ऑफिस है, पीछे आपको नज़र आ रहा तो ये मेरा ऑफिस है एक्चुअली वार्ड, हाँ, हॉस्पिटल की वार्ड में। अच्छा, तो शुरू किस तरह होता है? शुरू इस तरह होता है कि जो फार्मेसी की टीम है क्लिनिकल फार्मेसी की, वो लीड करता है एक टीम लीडर। उसके अंदर में सारे जो लीड क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं वो आते हैं। डिफरेंट स्पेशलिटी के डिफरेंट लीड क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं, उनकी अपनी अपनी टीम होती है। फॉर एग्जांपल लीड क्लिनिकल फार्मासिस्ट फॉर सर्जरी सेपरेट है, लीड क्लिनिकल फार्मासिस्ट फॉर मेडिसिन सेपरेट है, लीड क्लिनिकल फार्मेसी फॉर CCU, पीडियाट्रिक्स, कीमो, मेडिसिन इंफॉर्मेशन, ये सारे लीड सेपरेट हैं। तो इनकी अपनी अपनी टीम है। अच्छा, इनकी टीमों के अंदर स्पेशलिस्ट फार्मासिस्ट और रोटेशन क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो कुछ फार्मासिस्ट जो डिप्लोमा करते हैं क्लिनिकल फार्मेसी में, तो उनकी फिक्स रोटेशंस होती हैं। तो वो इस तरह काम होता है कि फॉर एग्जांपल एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, वो क्लिनिकल डिप्लोमा के ईयर 1 में है, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा क्लिनिकल फार्मेसी ईयर 1 भी कहते हैं। तो उनकी रोटेशन उनकी डिपेंड करता है, 3 या 4 रोटेशन किसी की सर्जरी में स्टार्ट होंगी। तो जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स की सर्जरी में रोटेशन स्टार्ट होती हैं, तो वो फिर सर्जिकल यूनिट 1, सर्जिकल यूनिट 2, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, जनरल सर्जरी, एक्यूट सर्जिकल यूनिट्स हैं, इनको 3-3 महीने रोटेट करता हुआ फिर मेडिकल यूनिट तक जाते हैं। फिर एक्यूट मेडिकल यूनिट, रेस्पिरेटरी वार्ड, गैस्ट्रो वार्ड, कार्डियोलॉजी वार्ड और बहुत सारी वार्ड में सर रोटेशन करते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी कॉम्पिटेंसीज क्या रिक्वायर्ड है डिप्लोमा में, तो उनको वो अप्रूव करते हैं और मेक श्योर करते हैं वो जो क्लिनिकल लीड फार्मासिस्ट होते हैं कि उनके अंडर में जो भी फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं उनको ये ट्रेनिंग कॉम्पिटेंसीज मीट हो। उसके बाद कुछ और फार्मासिस्ट ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा पर नहीं होते, तो वो सुपर न्यूमरी कहलाते हैं। सुपर न्यूमरी का मतलब होता है कि वो एक्स्ट्रा फार्मासिस्ट होते हैं और जहाँ जहाँ गैप्स होते हैं उनको फिल करते हैं। तो ये तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया क्लिनिकल फार्मासिस्ट की वार्ड के वाले। अच्छा, ये सारे फार्मासिस्ट वार्ड बेस्ड होते हैं, ये फार्मेसी के अंदर काम नहीं करते, ये वार्ड में काम करते हैं। अच्छा, काम कैसा होता है? काम ऐसा होता है कि उनकी 2 एक्चुअली जॉब्स होती हैं। जॉब्स क्या है? सिंपल सी जॉब्स हैं। वो ये है कि वार्ड में जब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं ड्रग चार्ट के ऊपर कोई दवाइयाँ, तो फार्मेसी का काम होता है कि मेक श्योर करें कि वो जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की है वो सेफ है। उसके अलावा एक और काम ये होता है कि जो नर्सेज हैं वो जो मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रही हैं
वो सेफ है। सेफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि वो दवाइयाँ जो क्रश नहीं हो सकती, वो दवाइयाँ किसी एक खास लिक्विड के साथ जा नहीं सकती, सोडियम क्लोराइड के साथ नहीं जा सकती, या वो दवाई जो क्रश करके आपको पानी में डिजोल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टरजोसिन जो है उसको आप क्रश करके पानी में नहीं डिजोल्व कर सकते क्योंकि वो प्रेसिपिटेट बनाता है उसका जो क्लोराइड है। तो इस वजह से उसको वाटर फॉर इंजेक्शन में आप डिजोल्व करेंगे, टैप वाटर में नहीं करेंगे। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फार्मासिस्ट को मेक श्योर करना होता है कि हो रही है। जहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ पर पेशेंट को सॉल्विंग डिफिकल्टीज है तो वो फिर उसकी इंडोर्समेंट करते हैं ड्रग चार्ट्स पे, और ऑनलाइन ड्रग चार्ट होते हैं। यहाँ पर सारा इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्राइबिंग है तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, तो फिर ऑनलाइन इसकी इंडोर्समेंट करते हैं कि किस तरह से क्या एडमिनिस्ट्रेशन देनी चाहिए। तो ये तो मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दिया इस हवाले से कि डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं उनको मेक श्योर करना होता है कौन सी चीज़ सेफ है कौन सी नहीं है, सजेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट हार्ट फेलियर का, उसको फ्यूरोसमाइड प्रिस्क्राइब किए और पेशेंट का हम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं, पोटेशियम लो होता जा रहा है। फ्यूरोसमाइड जो है हाइपोकलीमिया कॉज करता है, इसलिए लो हो रहा है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि इनको डायबिटिक भी देना है क्योंकि एडिमा होगा और एक्सेस फ्लूइड को गैटेड करना है, तो उसमें क्या करेंगे, डायबिटिक देना है। अब डायबिटिक ऐसा देंगे जो पोटेशियम को बढ़ाए, तो हम उसमें पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक देंगे, स्प्रेडलेक्टोन। तो हमारी जॉब है मेक श्योर करें कि हम डॉक्टर्स को सजेस्ट करें प्रिस्क्राइबर्स को। अगर मैं प्रिस्क्राइबर हूँ, जो भी फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइबर हैं वो क्या करेंगे, उसको खुद ही चेंज कर लेंगे। मेक श्योर करेंगे कोई डिस्कशन हो जाए कंसल्टेंट के साथ कि भाई ये रीज़न था और मैंने इसको चेंज किया। एग्री करते हैं ठीक है, सही, नहीं एग्री करते तो फिर उसके ऊपर स्टिक होते हैं कि वो रीज़न हो कि उसको पहले इसमें इलेक्ट्रॉन ट्राई किया या नहीं किया। तो ये तो छोटी सी एग्जाम्पल हो गई। अच्छा, इसके बाद हम लोग, ये तो मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करें उसको कैसे अमेंड करते हैं, फार्मासिस्ट और नर्सेज जो चीज़ें एडमिनिस्टर करें तो उसको क्या करते हैं। बेसिकली जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की वार्ड में जॉब होती है वो दो चीज़ें हैं। नंबर एक, टू मेक श्योर कि सेफ प्रिस्क्राइबिंग इज टेकिंग प्लेस, और दूसरी जॉब है टू मेक श्योर सेफ एडमिनिस्ट्रेशन इज टेकिंग प्लेस। ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जॉब का पर्पस है। सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, डब्बे उठा के देना इनका काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपको छोटा सा ओवरव्यू देते हैं कि किस तरह से ये काम ऑर्गेनाइज होता है। चलिए बैठ के करते हैं, मैं काफ़ी देर से खड़ा हूँ। तो होता ही है इसके अंदर, हम लोग जब वार्ड में हम लोग जब आते हैं सुबह सुबह अपनी स्पेशलिटी वार्ड में, तो हमारे पास लिस्ट होती है वार्ड की कि किस किस वार्ड में कितना कितना स्टाफ है हमारे पास, ठीक है। तो हमें फिर ये देखना होता है कि किन वार्ड में फिक्स रोटेशन के ऊपर फार्मासिस्ट मौजूद हैं और किस में नहीं है। जब जो नहीं, फॉर एग्जांपल अगर मैं फार्मासिस्ट क्लिनिकल सर्विस मैनेजर हूँ या क्लिनिकल टीम्स मैनेजर हूँ, तो मेक श्योर करूँगा सारी टीम के अंदर इनफ ह्यूमन रिसोर्स मौजूद हो। अब वो फार्मासिस्ट हो, फार्मेसी टेक्नीशियन हो, कोई भी हो, क्योंकि फार्मासिस्ट के साथ फार्मेसी टेक्नीशियन काम करते हैं और ये एक जॉब है, ऐसे होती है। फार्मासिस्ट अकेले काम कर सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। असिस्टेंट की जॉब होती है कि वो सारी की सारी चीज़ें जो है असिस्ट करें फार्मासिस्ट को जॉब्स के अंदर, फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब जब पेशेंट फार्मासिस्ट वार्ड में आता है तो उसको किस किस तरह की जॉब्स होती है। नंबर एक, फार्मासिस्ट वार्ड में आया, सबसे पहला काम क्या करेगा, वो बोलेगा उनसे आप नर्सिंग हैंड ओवर दें। अच्छा, नर्सिंग हैंड ओवर क्या होता है? नर्सिंग हैंड ओवर, जितने पेशेंट आपके इस वार्ड में रुके हुए हैं, जो वार्ड असाइन हुए उनके नर्सिंग हैंड ओवर लेगा फार्मासिस्ट, और नर्सिंग उनको पड़ेगा कितने पेशेंट नए हैं, कितने पेशेंट एग्जिस्टिंग हैं, कितने पेशेंट ट्रांसफर हुए हैं और कितने पॉसिबल पेशेंट हैं जो डिस्चार्ज होंगे उस वार्ड से। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारा जो प्रायोरिटाइजेशन है वो पूरा करवाती है कि हमने प्रायोरिटाइज कैसे करना है काम को। अच्छा, प्रायोरिटाइजेशन क्या होती है? प्रायोरिटाइजेशन ये होती है कि हम पहले देखेंगे नए पेशेंट कितने, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने डिस्चार्ज कितने पेशेंट करने। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो अस्पताल होते हैं इंग्लैंड में, ये गवर्नमेंट के अस्पताल है, तो हमारे पास बेड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। खासकर जो मेडिकल वार्ड है, अभी मेडिकल वार्ड में हूँ, तो इसमें एक्सीडेंट इमरजेंसी के बाद जो पेशेंट एडमिट होते हैं तो वो एक्यूट मेडिकल यूनिट में आते हैं। ये भी एक एक्यूट मेडिकल यूनिट है, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ मेडिकल यूनिट। तो इसमें क्या है कि एल्डरली पेशेंट ज़्यादा हैं, तो अब एल्डरली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर एल्डरली पेशेंट ज़्यादा होते हैं, तो वो जब आते हैं तो उनका बेड का प्रेशर होता है। तो जब बेड का प्रेशर है तो बेड, एक वार्ड के अंदर, मेरे वार्ड में 30 पेशेंट है, नेक्स्ट वार्ड में 35 पेशेंट है, मैं इस वक्त 3 वार्डें देख रहा हूँ और मेरे साथ 3 फार्मासिस्ट और हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि डिस्चार्ज को जल्दी से जल्दी करें। अच्छा, क्यों? ताकि बेड खाली हो तो दूसरे पेशेंट इस वार्ड के अंदर आए। अच्छा, इसके बाद सबसे पहली जो चीज़ होती है करती है न्यू पेशेंट्स की मेडिसिन रिकन्सिलिएशन करना। अब मेडिसिन रिकन्सिलिएशन क्या होती है, इसके ऊपर मैंने पूरा सेशन किया था। अगर आप देखें मेडिकल हिस्ट्री टेकिंग, मेडिकेशन हिस्ट्री टेकिंग का, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर एंड दिसंबर में ये सेशन किया था। अब मेरे फ्रेंड उमर भाई थे उनके साथ, तो आप देखिए उसमें हिस्ट्री टेकिंग किस तरह लेते हैं। तो हमारे टेक्नीशियंस जो है वो ये काम करते हैं कि हिस्ट्री टेकिंग नए पेशेंट्स की लेते हैं कि क्या चीज़ें होनी है, क्या चीज़ें नहीं होनी है, और मेक श्योर करते हैं कि कंप्यूटर के ऊपर सारी की सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब हो। और जब वो सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब करती हैं तो फार्मासिस्ट क्या करते हैं, उनको वेरीफाई करता है, मेक श्योर करता है कि इसके ब्लड सही हैं कि इस तरह से, और ब्लड प्रेशर ठीक है, ब्लड ठीक है, यूरिन और लेवल्स जो है यूरिया की, रीनल प्रोफाइल ठीक है, बोन प्रोफाइल ठीक है, LFTs ठीक है, TFTs ठीक है, फुट ब्लड काउंट ठीक है, सारी की सारी चीज़ें ठीक हैं,
दवाई के साथ फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है कोई किसी चीज़ की लेने की, या ऐसी कोई डायग्नोसिस ऑन एडमिशन हो गई है जिसकी वजह से वो अपनी एग्जिस्टिंग मेडिकेशन नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट लॉन्ग टर्म मीथोट्रेक्सेट के ऊपर है, किसी भी कंडीशन के लिए हो सकती है और उसको इन्फेक्शन हो गया किसी चीज़ का, तो फॉरन एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करें, तो फिर आप जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं तो उनको आपको होल्ड करना पड़ेगा। जैसे इज़ाथाइप्रिन हो गया, तो आप इम्यून को सप्रेस करेंगे और फिर आप एंटीबायोटिक भी देंगे। तो ये फार्मासिस्ट की जो होगी मेक श्योर होता गया है कि जो रेगुलर मेडिकेशन वो प्रिस्क्राइब होती रहती है उसके साथ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब होते हैं। तो ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल दे दी। तो मेक श्योर करना होता है कि हमने ये सारी चीज़ें स्टॉप करें एडमिशन के ऊपर, और उसके बाद जो रेगुलर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब हुई हैं तो उसको फिर वेरीफाई करें एक एक करके, क्लिनिकल चेक करें कि एक एक चीज़ें सेफ हैं। फिर जो भी नई मेडिकेशन होती है उनके साथ उसके इंट्रैक्शन चेक करना, कॉन्ट्रा इंडिकेशन चेक करना, कॉशन करना। तो इट्स हेल ऑफ अ जॉब। मतलब ये कोई आसान चीज़ नहीं है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं और हम डिस्पेंसिंग नहीं करते। तो हम क्या काम करते हैं, हम लोग ये काम करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि एक साल मेडिकेशन क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कॉज कर रही है वो नहीं हो, 2, 3, 4 प्रिस्क्रिप्शन हो गई हो, मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब हुई है वो ना हो। बहुत सारी मेडिकेशन ऐसी जो ब्लीडिंग रिस्क कॉज करती है, मेक श्योर करता है कि आप हमें चेक करें ब्लीडिंग रिस्क क्या करें। तो हम जब वार्ड में आते हैं तो पहले जब नया पेशेंट आता है वार्ड में, सबसे पहले हम करते हैं VTA रिस्क असेसमेंट, कि मेक श्योर करें कि पेशेंट मोबाइल है कि नहीं है। अगर मोबाइल नहीं है तो हम इसको लो मोलेक्युलर वेट हेपरिन देते हैं। लो मोलेक्युलर वेट हेपरिन में आते हैं इनॉक्सापारिन है, टेंजापारिन है, डाल्टापारिन है, ये सारे, और उनको सबकुटेनियसली दी जाते हैं क्योंकि उनकी रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी होती है, इसकी वजह से उनको थ्रोम्बस फॉर्मेशन का खतरा होता है। तो वो हम वार्ड में देते हैं। अब वो देने के लिए आप बहुत सारी कॉन्ट्रा इंडिकेशन चेक करनी पड़ती है। लो मोलेक्युलर वेट हेपरिन जो है वो कॉज करते हैं हाइपरकैलेमिया, तो हमें देखना पड़ता है कि पेशेंट का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ पोटेशियम तो नहीं है। उसके बाद उसकी जो डोजेज होती हैं वो बॉडी वेट के हिसाब से आती है, नॉर्मल बॉडी वेट के हिसाब से आप उसको उसकी डोजेज एडजस्ट होती हैं। एक ओबीस पेशेंट है 100 किलो से ऊपर, तो उसको एनॉक्सापारिन फॉर एग्जाम्पल ट्वाइस अ डे देते हैं। और उसके साथ साथ उसकी डोज एडजस्टमेंट होती है कि रिनल फंक्शन आपका कैसा है, क्रेटिनिन कितना है। क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है तो रिड्यूस रिनल फंक्शन है तो उसकी डोज फिर हाफ होगी या कम होगी, और इतना क्रेटिनिन कम है या बहुत ही ज़्यादा एक्यूट किडनी इंजरी हुई है तो फिर, या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है तो फिर उसको होल्ड करेंगे कब क्या देना है। लेकिन अगर पेशेंट ऑलरेडी नोवैक्स के ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल लिवरोक्सिबान, डॉक्सिबान, पिक्सिबान के ऊपर है, तो फिर उनको हम उन पर कंटिन्यू करते हैं, उनको लो मोलेक्युलर वेट हेपरिन नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें करना कि ये किस तरह से होता है, हम क्या करते हैं वार्ड में। तो फार्मासिस्ट आता है और ये सारी चीज़ें नए पेशेंट की आपको बात करी। एक्जिस्टिंग पेशेंट में क्या होता है कि आप घर चले गए, रात में कोई नई दवाई प्रिस्क्राइब हो गई, फिर आपने उसकी मेडिकेशन की चीज़ें चेक करनी है, मेक श्योर करना है कि सप्लाइड भी है, जो हमारे टेक्नीशियन है रिक्वेस्ट करते हैं चीज़ों को। तो इस तरह से हम नए पेशेंट को देखते हैं। डिस्चार्ज में हम करते हैं कि कम्युनिकेशन इज द की। डिस्चार्ज में हम वो सारी इन्फॉर्मेशन जो पेशेंट के साथ हमने ड्यूरिंग एडमिशन की है, फॉर एग्जाम्पल कोई चेंजेस मेडिकेशन, रेगुलर मेडिकेशन को चेंज किया है, या फिर वो चीज़ें फॉर एग्जाम्पल कि आपने प्रिस्क्राइब की है कोई चीज़ और उसके बाद उसकी डोज को रिड्यूस करना पड़ गया, फॉर एग्जाम्पल बीटा ब्लॉकर दिए हैं और कोई हार्ट किसी कंडीशन में प्रोफिलैक्सिस दिया था क्योंकि टैकीकार्डिक थे पेशेंट, और फिर ट्वाइस अ डे की डोज दी। आपने कॉन्स्टेंटली इनका मॉनिटर किया कि हार्ट रेट लो आ रहा है, तो आप बोलेंगे इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम उसको ट्वाइस अ डे दें, तो उसको सजेस्ट करेंगे कि उसको वंस अ डे दें। फिर जब ड्यूरिंग एडमिशन वंस अ डे हो गया और हम 2-3 दिन देखा पेशेंट को कि वो बहुत स्टेबलाइज्ड है, तो हम उसको कम्युनिकेट करेंगे, जो पेशेंट का रेगुलर जनरल प्रैक्टिस होगी उसको कम्युनिकेट करेंगे कि आप जो है इन डोजेस को वंस अ डे रखें क्योंकि हमने मॉनिटर किया और ठीक है। तो डिक्टेशन इस तरह की बहुत ज़रूरी होती है। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खदशा होगा कि इन दवाइयों से जनाब सोडियम लो हो सकता है, तो आप जीपी को कम्युनिकेट करते हैं कि भाई देखिए हमने कर दिया है ये सारी चीज़ें मेडिकेशन मैंने कि आप 1 या 2 वीक्स के बाद इनके जो रीनल प्रोफाइल चेक करें, देखें हाइपोनेट्री में तो कॉज नहीं हो गया। तो ये सारी कम्युनिकेशन करना फार्मासिस्ट का काम है। मेक श्योर करना कि कम्युनिकेट हो, मेक श्योर करना कि दवाइयाँ जो है वो घर जाने से पहले रिव्यू हो एक एक चीज़, और उसके बाद उनके उसके चार्ट के ऊपर लिखा हो कि कौन सी दवाइयाँ एडमिशन के वक्त प्रिस्क्राइब हुई हैं नहीं, और कौन सी दवाइयाँ जो आप पहले खाते थे अब वो रिप्लेस हो चुकी हैं, वो स्टॉप हो चुकी हैं, आपको नहीं लेनी। तो ये मेक श्योर करना है, और उसके बाद पेशेंट से बात करके उनको समझाना है कि कौन सी दवाई किस लिए दी जाती है। तो इन सिंपल वर्ड्स ये सारा करते हैं TTO, जिसको कहते हैं टू टेक आउट या डिस्चार्ज प्रिस्क्रिप्शन कर दो उस वक्त। अब मैंने बात की एग्जिस्टिंग पेशेंट की, बात की इसकी डिस्चार्ज की, बात की नए पेशेंट की। हम बात करते हैं ट्रांसफर पेशेंट। बहुत सारे पेशेंट डिफरेंट वार्ड से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मेंटल हेल्थ का पेशेंट था लेकिन उसको मेडिकल मसले हो गए, कोई मेटाबॉलिक मसले हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट साइकोसिस का था, उसको लेंजाप्रिन दी गई थी, उसको मेटाबॉलिक डायबिटीज़ के मसले हो गए, ओवरवेट पेशेंट था, ओवरवेट पेशेंट में और डायबिटीज़ भी इसको कॉज करती हैं बहुत सारी चीज़ें। या फिर फॉर एग्जाम्पल कोई दवाई है रिस्पिरिडोन है साइकोसिस की, तो उसके अंदर फिर वो मेडिकल वार्ड में आ गया है क्योंकि उसको गैलेक्टोयूरिया हो रहा है, उसको जनाब प्रोलैक्टिनीमिया की वजह से बहुत सारी शिकायतें हैं। तो हम जाके उसके प्रोलैक्टिन लेवल चेक करेंगे कि क्या हो रहा है, गायनेकोमैस्टिया तो नहीं हो गया।
तो वो सारी की सारी चीज़ें करने के लिए वो यहाँ पर आएगा। तो अब वो पेशेंट हमारा इन द मेंटल हेल्थ का पेशेंट था, लेकिन उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेना, उसकी दवाई को रिव्यू करना, ये सारा काम करना हमारा काम है वार्ड के अंदर। तो ऑन एंड ऑन जाहिर है मैं पूरी चीज़ें आपको 5 से 10 मिनट के अंदर बयान नहीं कर सकता, लेकिन दिस इज़ व्हाट वी डू कि हमारे पास चार्ट होता है पीछे, हम चार्ट के अंदर हम आज के टास्क लिखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जैसे एडमिट हुए, जो नर्स आएंगे ये दवाई चाहिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताना भूल गया, नए पेशेंट से पहले हम सबसे पहले इस तरह किसी पेशेंट को क्रिटिकल मेडिसिन तो नहीं चाहिए। अब कोई भी चीज़ जो उनको ज़रूरत उनको चाहिए फॉर क्रिटिकल मेडिसिन, मतलब पार्किंसन मेडिकेशंस हैं, वो टाइम लिमिटेड होती है, टाइम ना मिले तो फिर पेशेंट को फिट्स पड़ सकते हैं। एपिलेप्सी है उसके अंदर भी ये होता है, और उसके बाद इंसुलिन है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए वो, और ये सारी की सारी फार्मेसी जाती है इनकी रिक्वेस्ट, लेकिन वो अप्रूव नहीं हो सकती जब तक फार्मासिस्ट को वेरीफाई ना करे क्लिनिकली। तो हम जब वार्ड में आते हैं तो नर्सेज कहती हैं भाई 4 पेशेंट क्रिटिकल मेड्स के ऊपर हैं, तो टेक्नीशियन फ़ौरन उन 4 पेशेंट का नोट लेते हैं, हमें पास करते हैं, हम फ़ौरन जाते हैं उनको क्लिनिकली वेरीफाई करते हैं कंप्यूटर के ऊपर ऑनलाइन ड्रग चार्ट पर, और उसकी रिक्वेस्ट को क्लिक कर देते हैं। तो फार्मेसी में वो रिक्वेस्ट चली जाती है इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो देखते हैं ठीक है ये रिक्वेस्ट आई, लेकिन ये काम हम क्लिनिकली वेरीफाई जब वार्ड में नहीं करेंगे तो फार्मेसिस्ट को इशू नहीं कर सकती वहाँ से, इवन एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दे तो फार्मासिस्ट की यहाँ पर इतनी पावर है कि जब तक वो क्लिनिकली वेरीफाई नहीं करें, ओके ना करें, तो वो आगे सप्लाई नहीं हो सकती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग फार्मेसी प्रोफेशन को एक्नॉलेज करें और देखें क्या हमें पावर दी हुई है, क्या हमें यहाँ पर इतनी अथॉरिटी दी हुई है, उसके बाद कितना रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। मैंने बात की पहले लैब कोट के हवाले से पिछली एपिसोड के अंदर, माशाल्लाह काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन है, लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए, तो मैंने अपनी जस्टिफिकेशन दी कि यहाँ पर यूके में लोग लैब कोट क्यों नहीं पहनते हैं और क्या चीज़ है, उसकी रीजंस क्या है। तो आप देखिए इस तरह के हम लोग ड्रेसिंग करते हैं नॉर्मल, और ट्राउजर्स, ये ट्राउजर हैं, शर्ट है, ओवर स्लीव्स ऊपर कर ली हैं, और कोई वॉचेस नहीं है, कोई रिंग्स नहीं है, और हम लोग अल्कोहल जेल से अपने हाथों को वाइप वो करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, सोप से उस पर अल्कोहल जेल अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर पेशेंट से मिलने जाते हैं, और वंस वी सी द पेशेंट, इवन दो कि कुछ चीज़ें टच वगैरह नहीं भी की होती, लेकिन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, दोबारा से हाथ धोते हैं और दोबारा से ऑफिस में आके काम करते हैं। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आएगा। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो फील फ्री